हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ केडी न्यूज। मैं हूं माधव और मैं अंकित। आज फिर हम आपके सामने शॉर्ट, कंसाइज और कॉम्पैक्ट न्यूज के साथ आए हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इस नए एपिसोड को हमने पिछले एपिसोड की तरह छोटा रखा है, जैसे कि आप सबकी डिमांड के ऊपर हमने इस एपिसोड को छोटा किया है और हम अपनी न्यूज को बड़े प्रिसाइज वे में आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप आने वाले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें अच्छे से टैकल डाउन कर सकें। ऑब्जेक्टिव पेपर्स बहुत ज्यादा है कंपटीशन में और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमारे शो को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो नो डाउट हमने इसी के हिसाब से अपने जो आने वाले एपिसोड्स हैं उनको प्रिसाइज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की कोशिश करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और इसे और बेहतरीन बनाएं आपके सजेशंस और फीडबैक को जानने के बाद। इसलिए डू मेंशन योर फीडबैक्स एंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने शो की फ्रीक्वेंसी को आपके लिए बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज वे में आपके सामने न्यूज ला सके। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, जो भी न्यूज यहां आज डिस्कस होगी उनको आप नोट डाउन कीजिए और इस शो के खत्म होते ही आपके सामने कुछ एमसीक्यूज होंगे आज के शो से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड केडी न्यूज। Let's start with our first segment of National News. अगर मैं नेशनल न्यूज़ के इस सेगमेंट की हमारी पहली न्यूज़ की बात करूं तो उत्तराखंड और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और ऐसा होने के बाद उत्तराखंड और हरियाणा देश के चौथे और पांचवें राज्य बन गए हैं टू बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। इन राज्यों से पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरला ये तीन राज्य पहले ही ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड और हरियाणा को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। अब अगर मैं ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट का मतलब की बात करूं तो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट होने का मतलब ये है कि इन राज्यों के हर गांव में और हर कम्युनिटी में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें टॉयलेट उपलब्ध ना हो। और भारत सरकार के द्वारा राज्यों को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बनाने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार ओपन डेफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है टू कॉज वेरियस डिजीजेज लाइक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, पोलियो, डायरिया और हेपेटाइटिस। अब जैसा कि सबको मालूम है कि स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था या मोटिव था वो ये था कि पूरे देश भर में यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को पूरा किया जाए। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स की बात करूं तो स्वच्छ भारत मिशन के लॉन्च होने के बाद जो सैनिटेशन कवरेज है अपने देश का वो 42% से बढ़कर 64% तक जा चुका है। तो अगर इस मिशन की उपलब्धि की बात की जाए तो ये अपने दिशा में बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हो रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उत्तराखंड और हरियाणा ये दो नए राज्य ऐड हुए हैं टू बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट और इनसे पहले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरला ये तीन ऐसे राज्य थे जो कि पहले ही ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बन चुके हैं। तो देश भर में 5 राज्य ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल सेगमेंट की अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूं तो वो निकल के आ रही है भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन स्वर्ण जिसको हम इंग्लिश में गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण। अब इस ऑपरेशन का मोटिव क्या है? इस ऑपरेशन का मोटिव है कि देश भर की प्रीमियम ट्रेन्स की हालत को सुधारना, उनकी कंडीशंस में और भी अधिक इम्प्रूवमेंट करना। पिछले कुछ दिनों में जितने भी पैसेंजर्स हैं या जितने यात्री इन प्रीमियम ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे कंप्लेंट्स को देखते हुए देश के भारतीय रेल ने ऑपरेशन स्वर्ण को जारी किया है जिसके अंतर्गत प्रीमियम ट्रेन्स जिसमें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की करंट कंडीशंस को इंप्रूव करने का टारगेट लिया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि रेलवे इस ऑपरेशन स्वर्ण इनिशिएटिव के अंतर्गत किन किन एस्पेक्ट्स को टारगेट कर रही है
तो रेलवे के द्वारा टारगेट किए जाने वाले एस्पेक्ट्स हैं इन टोटल 10, जिनमें से कुछ हैं पंक्चुअलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, क्लीनलीनेस ऑफ द ट्रेन, कैटरिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, इंटरनेट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे इन ट्रेन में, क्लोथिंग दैट इज लिन। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटीरियर ऑफ द ट्रेन, सिक्योरिटी इश्यूज, ऐसे 10 एस्पेक्ट्स को भारतीय रेल इन प्रीमियम ट्रेन के अंतर्गत टारगेट कर रही है। अब भारत सरकार ने शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस की कंडीशंस को सुधारने के लिए अलग अलग रूटों पर 50 लाख रुपए का फंड अलॉट किया गया है। तो ऑपरेशन स्वर्ण को 50 लाख रुपीस का फंड अलॉटेड है फ्रॉम इंडियन रेलवेज। अब अगर मैं ऑपरेशन स्वर्ण के फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो इस ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत 2 ट्रेनों की कंडीशन को अपग्रेड किया जा रहा है, और वो 2 ट्रेनें हैं मुंबई टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एंड मुंबई टू अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। और फिर सिमिलर प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा अलग अलग रूट पे चलने वाली इन प्रीमियम ट्रेन में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। और इस सेगमेंट में हमारी जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो है भारत का री इलेक्शन इन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएन इकोसॉक भी कहते हैं। इकोसॉक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 15 जून 2017 को हुई वोटिंग के अनुसार भारत को आने वाले अगले 3 साल के लिए यूएन इकोसॉक का मेंबर के तौर पर फिर से चुन लिया गया है। अब अगर भारत के इस री इलेक्शन की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था एशिया के और पैसिफिक रीजन्स के कंट्रीज का, जिसकी वजह से भारत को इस वोटिंग में इन देशों का साथ मिला। अगर यूएन की जनरल असेंबली में की गई वोटिंग की मैं बात करूं तो भारत को 188 में से 183 वोट प्राप्त हुए, जिससे कि भारत फिर से इस 36 मेंबर यूएन बॉडी को सर्व करने के लिए फिर से चुन लिया गया। अब अगर एशिया पैसिफिक रीजन से चुने गए 3 कंट्रीज की बात की जाए तो भारत, जापान और फिलीपींस, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्हें फिर से इस 36 मेंबर्ड यूएन बॉडी दैट इज यूएन इकोसॉक में फिर से चुन लिया गया है। अब अगर मैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशन के वन ऑफ द 6 प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। और इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के 15 यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो दुनिया भर के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे पॉलिसीज बनाते हैं या उन इश्यूज को पूरी दुनिया भर के देशों के साथ ग्राउंड लेवल पे उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये 15 यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन 15 यूनिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क को गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, जो कि इसकी फर्दर यूनिट्स जो होती हैं उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज को गाइड करने के लिए बनाया जाता है। और भारत को वन ऑफ द 36 मेंबर ऑफ दिस काउंसिल के तौर पर फिर से अगले 3 साल के लिए री इलेक्ट किया गया है। और भारत के साथ साथ 2 और देश री इलेक्ट हुए हैं एशिया एंड पैसिफिक रीजन से, और वो देश हैं जापान और फिलीपींस। अब बढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट की अगली न्यूज की तरफ। तो जो सेकंड न्यूज निकल के आ रही है वो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया ग्लोबल पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार की एक स्कीम, जिस स्कीम का नाम है कन्याश्री प्रकल्प योजना। तो कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है और जिसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया। अब अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं तो ये अवार्ड उन्हें दिया गया नीदरलैंड के हेग शहर में, और ये अवार्ड 62 कंट्रीज के 552 अलग अलग इनिशिएटिव्स या स्कीम्स के बीच में पहले स्थान पर चुना गया। तो देश के लिए एक बहुत ही ऑनरेबल मोमेंट है। और अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड की, तो ये स्कीम एशिया पैसिफिक रीजन इस एरिया में आने वाले कैटेगरी में इस स्कीम को फर्स्ट प्राइज प्रदान किया गया। इस स्कीम को यह अवार्ड प्रदान करने की एक खास वजह ये थी कि ये स्कीम समाज के सबसे गरीब तबके और जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं,
तो उन सेक्शंस तक इस स्कीम को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके पहुंचाया गया था। तो ये इस स्कीम की खास बात थी कि जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वो टारगेट किया जा रहा था, उनको इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के तौर पर इस स्कीम को बहुत ही सक्सेसफुली ग्राउंड लेवल तक ऑपरेट किया गया। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड इस स्कीम को प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए सेगमेंट की तरफ, जो है बैंकिंग। आरबीआई ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पीसीए को इनिशिएट किया है। मैं बताना चाहूंगा पीसीए क्या है, लास्ट एपिसोड में भी बताया था, रिपीट कर रहा हूं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई उन बैंक्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं जिन बैंक्स में बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। पीसीए में क्या क्या बातों पे नजर रखी जा रही है, वो है सबसे पहली आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है मेरे बैंक की, उसे चेक किया जा रहा है। दूसरा है आपके बैंक का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, और तीसरा है आपके बैंक की प्रॉफिट्स क्या है। अब अगर मैं बताऊं कि आज तक आरबीआई ने पीसीए किन किन बैंक्स पे इनिशिएट किया है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आईडीबीआई, उसके बाद यूको बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बिल्कुल लेटेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पीसीए इनिशिएट करने का मतलब आरबीआई बैंक के वर्किंग स्ट्रक्चर को हिंडर नहीं कर रहा, वर्किंग स्ट्रक्चर एज इट इज चल रहा है, लेकिन आरबीआई ने कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वो क्या? बैंक अपने डिविडेंड्स को प्रपोज नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, पहला। दूसरा, बैंक नई ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। तीसरा, हायरिंग को रोकना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज आपके बैंक्स को लोन के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या? कि मेरे बैंक उन कंपनीज को लोन नहीं देंगे जिन कंपनीज की रेटिंग्स कम है। अब ये जो पीसी एक्टिवेट हुआ है, अभी अभी इनिशिएट हुआ है, अभी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो बताना चाहूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सीईओ है उनका नाम है आरपी मराठा। अगर अब आप नया बैंक अकाउंट इंडिया में ओपन करते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड प्रेजेंट करना जरूरी है। तो इस न्यूज से यह पता चलता है कि अब अगर आप एक नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं या आपके जितने भी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स हैं उनको आधार कार्ड से लिंक करना होगा, अगर आप 31 दिसंबर 2017 के बाद 50,000 से बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका अभी आधार कार्ड बना नहीं है तो एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें पता हो कि अप्लाई आप कर चुके हैं अपने आधार कार्ड के लिए, और 6 महीने के अंदर अंदर आधार कार्ड प्रेजेंट करना मैंडेटरी है। मैं बताना चाहूंगा आधार कार्ड मेरी कंट्री को UIDAI दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस टाइम बना था तब ये प्लानिंग कमीशन का पार्ट था, लेकिन लेटर ऑन इसके लिए इंडिविजुअल एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम है आधार एक्ट 2016। इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। UIDAI के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम नंदन नीलेकनी था, लेकिन जो आज प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम है J सत्यनारायण। इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में रिटेल मार्ट लॉन्च किया है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की कैपिटल है। बताना चाहूंगा रिटेल मार्ट का मतलब, रिटेल मार्ट एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहां आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पर रिटेल लोन्स दिए जाएंगे। रिटेल लोन्स का मतलब है लोन की वैल्यू 20,000 से ज्यादा और 1 करोड़ से कम। इस रिटेल मार्ट का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है जिसके साथ साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को यूज किया जा रहा है। बताना चाहूंगा इसका मतलब, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है इस रिटेल मार्ट में अगर आप अपने लोन की क्वेरी के लिए आते हैं, उसके बाद जितने भी आपके लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपके डोर स्टेप पे बैंक का कोई ऑफिशियल या फिर कोई आउटसोर्स कमीशन एजेंट उस डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करेगा, ताकि प्री रिलीज फॉर्मेलिटीज, लोन से पहले की जो फॉर्मेलिटीज है उसको आपके डोर स्टेप पे कंप्लीट किया जाए। इससे एक कॉम्पिटिटिव एरिया
कंस्ट्रक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, जिससे आपके पब्लिक को अच्छी बैंकिंग की सर्विस मिल पाएगी। तिरुवनंतपुरम को टारगेट करने का रीजन है इंडियन ओवरसीज बैंक उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए सेगमेंट की तरफ, जो है बिजनेस। CCI ने हाल ही में हुंडई के ऊपर 87 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है, क्योंकि उनके एक एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के लिए। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया था 2003 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके चेयरपर्सन देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। मैं बताना चाहूंगा ये जो कमीशन था ये बनाया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत, ताकि आपकी कंट्री में चाहे तो प्रोडक्शन सेक्टर चाहे सर्विस सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करती है, मतलब कोई मैक्सिमम डिस्काउंट्स देती है जिससे उस सेक्टर की कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो, उसके ऊपर एक्शन लेने की पावर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब हाल ही में हुंडई, जो कि कोरियन कार मेकर कंपनी है, जो कि पैसेंजर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एज वेल एज सेल्स का वेंचर है इंडिया में, उसके ऊपर 87 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया गया, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के सेक्शन 3 में मैक्सिमम डिस्काउंट रेट्स की जो लिमिट्स थी उनको क्रॉस किया और उनके अगेंस्ट जाकर अपनी पब्लिक को डिस्काउंट दिया, जिससे अनहेल्दी कंपटीशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा गया। इसी वजह से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर फाइन लगाया है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज IRDAI टेक ओवर्स द मैनेजमेंट ऑफ सहारा लाइफ इंश्योरेंस। IRDAI stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India। ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में इंश्योरेंस में FDI अलाउड है 49% की, एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज और इंडियन प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनका रेगुलेटर IRDAI है। IRDAI का गठन किया गया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत। यह बॉडी 10 मेंबर्स की बॉडी है, जिसके चेयरमैन आज की डेट में TS विजयन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी का हेडक्वार्टर प्रेजेंटली हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि पहले न्यू दिल्ली में था, 2001 में इसको शिफ्ट किया गया। सहारा लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से क्लियर है, सहारा परिवार ग्रुप का एक वेंचर है। सहारा परिवार ग्रुप के चेयरमैन हम सब जानते हैं सुब्रतो रॉय जी हैं। उन्हीं का एक वेंचर था सहारा लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में डील करता था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इस कंपनी को जाना जाता है क्योंकि ये इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें सारा का सारा पैसा पब्लिक यानी प्राइवेट था। दैट इज इट्स फर्स्ट होली इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन सुब्रतो रॉय जी के जो वेंचर्स है, दैट इज सहारा परिवार ग्रुप, उसमें लॉसेस देखने के बाद सहारा लाइफ इंश्योरेंस के में भी हमने कुछ लॉसेस नोटिस किए, जिस वजह से IRDAI ने इसकी मैनेजमेंट अपने अंडर ले ली है। अब से सहारा लाइफ इंश्योरेंस को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे IRDAI के एक जनरल मैनेजर, जिनका नाम है RK शर्मा। वो इस वेंचर को देखेंगे और जल्दी से जल्दी पब्लिक का पैसा रिफंड होगा और जो भी पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है विद रिटर्न रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा इस वेंचर के चेयरमैन जो थे वो थी OP श्रीवास्तव, सहारा लाइफ इंश्योरेंस के, जिनको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया है IRDAI के जनरल मैनेजर दैट इज RK शर्मा ने। रिलायंस डिफेंस ने हाल ही में सर्बिया की एक कंपनी यूगो इंपोर्ट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत वो इंडिया में एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, इंडिया में डिफेंस सेक्टर में FDI को 100% कर दिया गया है। दूसरी चीज, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। उन्हीं दोनों प्रपोजल्स के तहत रिलायंस डिफेंस, जो कि अनिल अंबानी द्वारा चेयर्ड है, उनके अंडर इस कंपनी ने एक पैक्ट साइन किया है सर्बिया की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, जिसका नाम है यूगो इंपोर्ट। इस कंपनी के साथ जो पैक्ट साइन हुआ है, उस पैक्ट के तहत
एम्यूनिशंस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। सुनने में आ रहा है कि इस वेंचर में जो प्रोडक्शन होगी वो अराउंड 20,000 करोड़ तक की प्रोडक्शन की जाएगी आने वाले 10 सालों में। अंडर द FDI प्रपोजल फॉर डिफेंस उसमें कहा गया था कि जो भी कंपनी बाहर से इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स को या एम्यूनिशंस को मैन्युफैक्चर करेगी वो इंडियन कंपनी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी, एज वेल एज जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए की जाएगी। इंडिया प्रेजेंटली लगभग 10,000 करोड़ दैट इज 50% ऑफ टोटल एम्यूनिशन विच इज यूज्ड उसको इंपोर्ट करता है। और अगर ये वेंचर इंडिया में सक्सेसफुल होता है तो इससे इंडिया की जो इंपोर्ट है एम्यूनिशंस की वो कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए सेगमेंट की तरफ जो है इकोनॉमी। आरबीआई ने हाल ही में इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट का डाटा प्रोवाइड किया है। करंट अकाउंट का मतलब है आपकी कंट्री का ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज आपकी कंट्री जो बाकी वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया में जैसे कि हम सब जानते हैं इंपोर्टिंग बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्टिंग, दैट इज व्हाई इंडिया का जो टोटल आउटगोइंग डॉलर्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकमिंग डॉलर्स, जिस वजह से हम इस अकाउंट का नाम रखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ट्रेड में कितनी कमी है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस है। किसी भी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट जितना कम हो उतना उसकी इकोनॉमी के लिए बेटर माना जाता है। जितना करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड मेरी कंट्री का ज्यादा होगा। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का 2016-17 के लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया उसकी वैल्यू है $112.4 बिलियन। ये जो डाटा है ये पिछले साल 2015-16 से काफी कम है। जो पिछले साल का डाटा था वो था $130 बिलियन। तो हमने $130 बिलियन से अपनी करंट अकाउंट डेफिशिएंसी को कम किया है $112.4 बिलियन पे। इसका रीजन है इंडिया की बढ़ती एक्सपोर्ट और इंडिया में बढ़ रहे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की वजह से इंडस्ट्रीज का बढ़ना, जिससे आपकी कंट्री की इंपोर्ट कम हो रही है और देखते ही देखते एक्सपोर्ट बढ़ती हुई देखी जा रही है। डाटास पे टारगेट करूं तो 2015-16 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.1% ऑफ इंडियन जीडीपी था, लेकिन 2016-17 का 0.7% कम हो गया है। रिसेंटली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने हाल ही में एक लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है। म्युनिसिपल कमेटीज जो आपकी सिटीज की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट के लिए आपकी पब्लिक द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल्स की एक कमेटी है। उसको अगर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो पहले स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेती थी। अब उनके साथ साथ उनके पास एक और तरीका है कि वो पब्लिक से इन फंड्स को बोरो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। ये पावर सेबी ने मेरी म्युनिसिपल कमेटीज को दी है अंडर issuing and listing of debt securities by municipalities regulation 2015। इस न्यूज में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू किए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसका इंटरेस्ट रखा गया है 7.59%। यह स्टेप लिया गया है लगभग 14 साल के बाद। 14 साल पहले भी म्युनिसिपल कमेटीज ने बॉन्ड इशू किए थे। वो सिटीज कौन कौन सी थी? एक थी अहमदाबाद, एक नासिक, बेंगलुरु, मुद्राई एंड नाउ इज पुणे। पुणे की म्युनिसिपैलिटी कमेटी जो बॉन्ड इशू कर रही है उसकी मैच्योरिटी डेट रखी गई है आफ्टर 10 इयर्स, और उसमें जो पैसा रेज होगा उस पैसे को यूज किया जाएगा वाटर प्रोजेक्ट, जो कि पुणे सिटी में वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसकी वैल्यू 2300 करोड़ रुपए है। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, आई एम यूजिंग अ वर्ड बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड एक ऐसा उधारी का कागज है, माने डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बदले में आपकी गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस
पब्लिक से फंड्स बोरो करते हैं और जिसके बदले में फिक्स रिटर्न या दैट इज इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया जाता है। Now moving on to our next segment, that is defense and security. DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया एंटी टैंक नाग मिसाइल राजस्थान में। नाग मिसाइल भारत के IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का वन ऑफ द 5 मिसाइल सिस्टम है। अगर मैं बाकी के 4 मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो उनमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल, तो ये 4 मिसाइल सिस्टम प्लस नाग मिसाइल सिस्टम, ये 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप किए DRDO ने अंडर IGMDP प्रोग्राम। अब अगर मैं बात करूं नाग मिसाइल सिस्टम की खासियत की, तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि नाग मिसाइल सिस्टम अपने आप में भारत का 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है और इस मिसाइल सिस्टम को फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के अंतर्गत डेवलप किया गया। अगर मैं फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल की बात करूं तो इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के बाद ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और अगर जो भी आपके मूवेबल टारगेट्स हैं तो उनके मूवमेंट से भी इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके मूवमेंट को कैच करते हुए अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। नाग मिसाइल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसको मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले जितने भी मॉडर्न डे टैंक्स हैं और हेवी आर्मर्ड जितने भी वेपन्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है नाग मिसाइल सिस्टम को। ये सिस्टम लैंड एंड एयर ये दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है और एयर में इसको लॉन्च किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो लॉन्च किया जाएगा नाग मिसाइल, उसका नाम दिया गया हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, दैट इज हेलिना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो नाग मिसाइल सिस्टम एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो कि राजस्थान में अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। किसने टेस्ट फायर किया है? दैट इज DRDO ने। अब अगर मैं बात करता हूं डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेगमेंट की हमारी अगली न्यूज की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, वो है भारत का पहला देश में निर्मित फ्लोटिंग डॉक सिस्टम और इसको बनाया है लार्सन एंड टूब्रो LNT ने। फ्लोटिंग डॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो जगह होती हैं जहां पे नेवी के जितने बैटल शिप्स होते हैं या जितनी भी सबमरीन्स होती हैं उनमें आई हुई किसी भी खराबी को, उनकी किसी भी प्रॉब्लम्स को टोटली सही किया जा सकता है और प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सकता है और उनके अपडेशन को भी वहां पे कंडक्ट किया जा सकता है। इसको चेन्नई के कोटापल्ली एरिया के शिपयार्ड में नेवी को प्रदान कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं इस फ्लोटिंग डॉक की, तो इस फ्लोटिंग डॉक का नाम दिया गया है FDN2। अभी शुरुआत के 3-4 महीनों तक ये ट्रायल के लिए जाएगा और इन 3-4 महीनों में ये अपने सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसको रिक्रूट कर दिया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जहां पर ये इंडियन नेवी के जितने भी बैटल शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं उनके रिपेयर एंड अपडेशन वर्क के लिए ये काम करेगा। अब अगर मैं इस FDN2 फ्लोटिंग डॉक की बात करूं तो इसका नाम फ्लोटिंग डॉक दिया क्यों गया? क्योंकि इसकी एक खासियत है कि ये ठहरे हुए पानी दैट इज काम वाटर में के साथ साथ ये बहुत ही डीप इनसाइड सी दैट इज हाई सीज जिसको हम कहते हैं, गहरे समुद्र में भी ये जाकर अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो FDN2 की जो कैपेसिटी है वो 8000 टन क्षमता वाले जितने भी शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं उनको ये रिपेयर करने में सक्षम है और ये एक साथ 6 शिप्स और सबमरीन के रिपेयर वर्क को एक साथ ही हैंडल कर सकता है और खासियत इसकी यह है कि टोटली इंडिजीनियसली डेवलप है। तो भारत इस आधुनिक सेवा या इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी अब लैस हो चुका है जिसमें नेवी के जितने शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं उनके रिपेयर एंड अपडेशन वर्क के लिए हमें किसी बाहर के देश से टेक्नोलॉजी को लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद की फ्लोटिंग डॉक टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल है। So let's start with a new section that is science and technology. इस वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के जो आ रही है वो रिलेटेड विद है दुनिया के सबसे कम वजन के सैटेलाइट से। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सैटेलाइट की जो भारत में ही बना है। इस सैटेलाइट का नाम है कलाम सैट। APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे इस सैटेलाइट का नाम रखा गया। पर यहां गौर देने वाली बात यह है कि कलाम सैट किसी एक सीनियर साइंटिस्ट के द्वारा नहीं बल्कि एक 12th क्लास में पढ़ने वाला 18 इयर्स ओल्ड बॉय जो तमिलनाडु का रहने वाला उसके द्वारा बनाया गया ये सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा इस लड़के का नाम है रिफात शाहरुख। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो ये 3D प्रिंटिंग सैटेलाइट
कार्बन फाइबर से बना हुआ मात्र 64 ग्राम्स का है, यानी एक हमारे मोबाइल से भी कम वजन का। सवाल यह है कि ये सैटेलाइट को लॉन्च कौन करेगा? तो इस सैटेलाइट को नासा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वेलोप आइलैंड से। अब अगर हम लॉन्चिंग की प्रणाली की बात करें तो इसमें बैलून सैट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और बैलून सैट टेक्नोलॉजी से ही बनता है NSLV, और NSLV की मदद से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं साइंस की एक और अगली न्यूज की तरफ। और साइंस में इस वीक जो एक और टर्म इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है दैट इज वाजरा। वाजरा की अगर हम बात करें तो वाजरा की फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च। अब देखिए वाजरा की अगर हम बात करें तो वाजरा किसके अंतर्गत आ रहा है? विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च की बात कर रहे हैं तो यहां रिसर्च वर्क है, नो डाउट इसमें कई साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे, कई साइंटिस्ट बाहर से आएंगे। हमारे इंडिया में ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मई 1971 में इस सोच के साथ बनाया गया था कि वो साइंस के और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट यानी कई नई चीजों को लेके आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज कई ऐसे नॉन NRI साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसे जॉइंट वेंचर्स की मदद से वो भारत आ पाएंगे और रिसर्च वर्क भारत में भी कर पाएंगे। इनको भारत रुकने का अप्रोक्सीमेट 60 दिन का से लेकर 90 दिन तक का मौका मिलेगा। ये रुक पाएंगे भारत में और रिसर्च वर्क को कंपाइल करेंगे। इससे भारत को भी काफी फायदा होने वाला है क्योंकि इनका ये रिसर्च वर्क हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होगा। नो डाउट आज कई ऐसे फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स में भारत के पास इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं है और ऐसे जॉइंट रिसर्च के वक्त की मदद से हम कई फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा जॉइंट रिसर्च का वर्क किसके अंतर्गत आएगा? तो यहां एक नाम निकल के आ रहा है, ये नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के अंतर्गत ये आएगा। आने वाले दिनों में इसे इनिशिएट करा जाएगा और इससे काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। यहां मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियल लेवल पे इसको फंडिंग भी की गई है। अप्रोक्सीमेट $15,000 इसे इनिशियल मंथ में दिया जाएगा और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी सरकार $10,000 फॉर दी लेटर मंथ्स इसे देगी। इससे नो डाउट इसे इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। बाहर की जब रिसर्चर्स आएंगे वो रिसर्च करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जब निकल के आएगी तो लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें इससे काफी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और अगला सेक्शन हमारा है ऑबिटरीज। ऑबिटरीज में बात करें तो इस बार हमारे पास एक ही नाम जो काफी सुर्खियों में रहा, जो निधन में कहीं ना कहीं पाया गया, दैट इज सैम बीजली। सैम बीजली की अगर हम बात करें तो सैम बीजली यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। लंदन में अगर हम देखें तो ये पैदा हुए थे और इनकी अभी रिसेंटली 101 वर्ष के 101 ईयर्स ओल्ड थे और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सैम बीजली इसलिए है क्योंकि सैम बीजली अगर हम देखें तो 1916 में इनका जन्म हुआ था और विद इन 16 ईयर्स अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम के जब वो थे टीनेजर थे तभी उन्होंने अपना मूवीज में एक्टिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। यानी ओनली 16 इयर्स की एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनकी पहली मूवी यानी 1916 में वो पैदा हुए थे, 16 साल के अंदर उनकी पहली मूवी रिलीज हो गई थी 1930 में। उनके द्वारा कई अच्छी मूवीज की गई है जो काफी रेप्यूटेड थी, वर्ल्ड रिनाउंड मूवी रही है, जैसे कि हैरी पॉटर, हैमलेट। ऐसी अगर हम कुछ और की बात करें तो रोमियो और जूलियट, जॉनी इंग्लिश, ऐसी कई और मूवीज में उन्होंने काफी काम करा है जो काफी सराहा गया है दुनिया भर में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और हमारा अगला सेक्शन है फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर। इस बार अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इस बार हमारे पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स में जो एक अवार्ड निकल के आ रहा है, ये एक वर्ल्ड रिनाउंड अवार्ड है जो कि जापान में दिया जाता है। जापान का एक बहुत ही प्रसिद्ध एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अवार्ड साल में एक बार दिया जाता है और ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव को ले। यह अवार्ड जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन NIES के द्वारा दिया जाता है। NIES दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल साइंस। सवाल ये निकल के आता है कि यह अवार्ड हर बार एक जापान के व्यक्ति को ही मिलता है, लेकिन इस बार यह अवार्ड जापान के व्यक्ति नहीं बल्कि भारत से एक इंडियन माइक्रो बायोलॉजिस्ट को मिला है। इनका नाम है मिस्टर श्रीहरि चंद्र घाट जी। श्रीहरि चंद्र घाट जी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी यानी जिस कंपनी के वो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है इकोसाइकिल टेक्नोलॉजीज लगातार कई ऐसे इनिशिएटिव्स लेती रहती है जिससे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। ऐसे कई प्रॉब्लम्स को उन्होंने रिजॉल्व किया अपनी नई टेक्नोलॉजीज को लगातार मार्केट में उतार के।
अगला अवार्ड निकल के आता है वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड। अगर हम बात करें वर्ल्ड एयरलाइन का अवार्ड, नो डाउट आप समझ गए होंगे एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अवार्ड है। ये अवार्ड अगर हम देखें तो हर साल दिया जाता है स्काई ट्रैक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्काई ट्रैक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एविएशन इंडस्ट्रीज में लोगों को ट्रेन करती है, नॉट ओनली ट्रेनिंग बल्कि रैंकिंग के लिए भी नोन है। ये इवैल्यूएट भी करती रहती है कि एविएशन इंडस्ट्रीज में कौन सी एयरलाइन सबसे अच्छी है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा इस बार वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड दिया गया है कतार एयरवेज को। कतार एयरवेज दोहा बेस्ड एयरलाइन है। हालांकि कतार एयरवेज के जज्बात सिंगापुर एयरलाइंस और उसके जज्बात निप्पॉन एयरलाइंस का नंबर आया। तो कतार एयरवेज बिजनेस क्लास में भी सबसे अच्छी निकल के आई है। कतार एयरवेज फर्स्ट क्लास लॉन्च में भी सबसे अच्छी निकल के आई है। वेयरएज मिडिल ईस्ट एशिया में सबसे अच्छी एयरलाइंस में भी इवैल्यूएट करने पे कतार एयरवेज का ही नाम निकल के आया। हालांकि हमें पता होना चाहिए स्काई ट्रैक्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में सबसे कम कॉस्ट में सबसे अच्छी सर्विस देने वाली एयरलाइन को भी इवैल्यूएट किया है। लो कॉस्ट एयरलाइन की अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट एयरलाइन में नाम निकल के आया एयर एशिया का। यहां मैं आपको बता दूं एयर एशिया एक मलेशिया बेस्ड एयरलाइन कंपनी है। एयरलाइन सर्विसेज या एयरक्राफ्ट सर्विसेज ये मलेशिया में काफी अच्छी तरीके से देती है। इंटरनेशनल व डोमेस्टिक दोनों सर्विसेज कहीं ना कहीं इससे इन्वॉल्व है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और हमारे पास ये अगला सेक्शन निकल के आता है अपॉइंटमेंट से। इस बार के अपॉइंटमेंट्स में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेट 8 सेक्रेटरी के बदलाव से। नए सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए। तो आइए जानते हैं जल्दी से क्विक कि कौन कौन से 8 नए सेक्रेटरीज ने ज्वाइन किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है मिस्टर राजीव गौबा का। मिस्टर राजीव गौबा की अगर हम बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया एज होम सेक्रेटरी। इसमें सेकंड नाम निकल के आता है मिस्टर युद्धवीर सिंह मलिक का। युद्धवीर सिंह मलिक जी ने ज्वाइन किया एज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी के रूप में। थर्ड निकल के आता है मिस्टर सुभाष सी गर्ग का नाम। मिस्टर सुभाष सी गर्ग ने ज्वाइन किया एज सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। चौथा नाम निकल के आता है अरुणा सुंदराजन। अरुणा सुंदराजन की अगर हम बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया एज टेलीकॉम सेक्रेटरी के रूप में। पांचवा नाम निकल के आता है मिस्टर अविनाश के श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा मिस्टर अविनाश के श्रीवास्तव जिन्होंने ज्वाइन किया एज कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी के रूप में। छठा नाम हमारे पास निकल के आता है मिस्टर राजीव कपूर का। राजीव कपूर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ज्वाइन किया एज केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्रेटरी के रूप में। सातवां नाम निकल के आता है संजीवनी कुट्टी। संजीवनी कुट्टी ने ज्वाइन करा एज वेलफेयर एंड डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में। आठवां और आखिरी सेक्रेटरी जो चेंज हुए दैट इज मिस्टर अजय कुमार भल्ला। मिस्टर अजय कुमार भल्ला जी ने ज्वाइन किया एज पावर सेक्रेटरी। ये जितने भी सेक्रेटरीज यानी 8 सेक्रेटरीज में बदलाव जो हुए हैं अगर हम देखें तो ये बदलाव अगस्त के एंड से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, यानी 30 अगस्त के बाद इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले अपॉइंटमेंट की तरफ और हमारे पास अगला अपॉइंटमेंट निकल के आता है फ्रॉम आरबीआई। ध्यान रखिएगा आरबीआई में भी एक ओवरसाइट कमेटी है। अब सवाल यह है कि ओवरसाइट कमेटी का गठन क्यों किया गया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी बैंक्स अपने एनपीएस लगातार बढ़ा रहे हैं, कुछ डीमेरिट्स उनके यानी कुछ कमियों की वजह से, तो ऐसी कमियों को रिमूव करा जाए। बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस ले यानी पीसीए ले ताकि ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो। इसके लिए लगातार विजिलेंस टीम से रिलेटेड एक कमेटी बनी है और इसी कमेटी का नाम है ओवरसाइट कमेटी। सवाल ये निकल के आता है कि ओवरसाइट कमेटी के आखिरकार हेड कौन है। तो ओवरसाइट कमेटी के हेड चीफ विजिलेंस ऑफिसर दैट इज मिस्टर प्रदीप कुमार है। इस पूरी कमेटी में अभी रिसेंटली 3 मेंबर और ऐड किए गए। ओवरऑल इसमें 5 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मेंबर है मिस्टर जानकी बल्लभ। ही इज द एक्स फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई। Second member is Mr. M.B.N. Rao. Mr. M.B.N. Rao is the former CEO of Canara Bank. थर्ड मेंबर की अगर हम बात करें दैट इज L&T फाइनेंस से हैं मिस्टर Y.M. देवसतली। ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ L&T फाइनेंस। फोर्थ इज मिस्टर S. रमन। ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ सेबी। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मर अभी नहीं हुए हैं, अभी भी ये काम कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 7 सितंबर तक रहेगा। एक बार ये अपना कार्यकाल वहां फिनिश कर लेंगे तो फिर वो यहां ज्वाइन करेंगे। आइए जानते हैं इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को।
20 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे। इसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में भी जाना जाता है। रिफ्यूजी आखिरकार कौन होते हैं? रिफ्यूजी जिनके नाम पे ये दिवस रखा गया। तो रिफ्यूजीज आर दोज पीपल जो अपने नेटिव देश को छोड़ के किसी और देश में मूव करते हैं, और जिस देश में मूव कर रहे हैं वो, तो वहां की सरकार उनको बसाने के लिए उनको एक्सेप्ट करती है, उनको वहां बसने की परमिशन देती है और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कार्य करती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से कई लोग मूव करे थे इंडिया में। ऐसे ही बांग्लादेश और इंडिया में जब हुआ था तो बांग्लादेश से कई लोग मूव करे थे इंडिया में। भारत सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया था, उनके लिए डेवलपमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स भी रन किए थे, रिफ्यूजी कैंप्स भी लगाए गए थे। आखिरकार यही रिफ्यूजी कैंप्स अगर हम देखें तो फर्दर आगे बढ़ के रिफ्यूजी कॉलोनीज में कन्वर्ट हुए और आज की डेट में फेमस कॉलोनीज लाइक मॉडल टाउन जो अगर हम देखें तो इन्हीं को कहा जाता है। फिलहाल रिफ्यूजी डे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट किया गया था न्यूयॉर्क अमेरिका में, और आज भी यूनाइटेड नेशन इसे जबरदस्त तरीके से मनाता है और इस दिन अवेयरनेस को स्प्रेड करता है ताकि ऐसे रिफ्यूजीज को पूरे दुनिया में अलग अलग देश एक्सेप्ट करें और उनको भी स्ट्रेंथन करें। आइए जानते हैं इस वीक के सेकेंड इंपॉर्टेंट डे की तरफ। 21 जून को बनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर योगा। और योगा की अगर हम बात करें तो इसका संस्कृत में मतलब जो निकलता है, जो हिंदी लैंग्वेज में भी मतलब निकलता है, दैट इज टू यूनाइट। फिलहाल योगा की अगर हम बात करें तो योगा 2012 में नेशनल रिनाउंड बना था। 2013 में इसे बहुत तेजी से नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट भी किया गया था। 2014 में भी ये नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। फिलहाल दिसंबर 2014 में ये डिसाइड किया गया था कि अब इस दिवस को इंटरनेशनली एक्लेम बना देंगे, क्योंकि कई देशों ने इसमें रुचि या अगर हम देखें तो अपना इंटरेस्ट दिखाया था। फिलहाल 2015 में पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर योगा बनाया गया और 2016 में दूसरी बार, और इस साल यानी 2017 में अगर हम देखें तो तीसरी बार बनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर योगा। सवाल ये निकल के आता है कि इंटरनेशनल डे फॉर योगा 21 जून को ही क्यों एसोसिएट किया गया? ध्यान रखिएगा 21 जून इस साल का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून के बाद रातें बड़ी होने लग जाती हैं और दिन छोटे होने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये इस वक्त धरती सबसे पास होती है सूरज के। फिलहाल योगा की अगर हम बात करें तो योगा को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हठ योगा एंड रजा योगा। हठ योगा इज रिलेटेड विद द फिजिकल एक्सरसाइज एंड रजा योगा इज रिगार्डिंग द एनलाइटमेंट ऑफ इनर सेल्फ। हमारे पुराने ऋग्वेद में भी योगा के बारे में काफी बात की गई है। नॉट ओनली ऋग्वेद, अगर हम देखें तो हिंदुज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन तीनों धर्मों में योगा काफी सुर्खियों में है, काफी प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन प्रेजेंटली योगा का एक मेन सोर्स या योगा से रिलेटेड जो पर्सनालिटी जो सामने निकल के आई है, दैट इज स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने योगा के बारे में 18th और 19th सेंचुरी में काफी कुछ कहा है। उन्होंने अपनी बुक्स में भी इनके बारे में योगा के बारे में काफी कुछ मेंशन किया। इस साल योगा का इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास निकल के आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में जाके रामाबाई अंबेडकर सभा स्थल में योगा को प्रैक्टिस किया विद 51,000 पीपल। नॉट ओनली इन लखनऊ, भारत के कई एरियाज में योगा प्रैक्टिस हुआ। इंडिया को देखते हुए एशिया में दूसरे नंबर पे निकल के आया चाइना में भी कई लोगों ने योगा को प्रैक्टिस किया। फिलहाल योगा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है थीम। यहां नोट डाउन करिएगा, योगा की 2017 की थीम थी दैट इज योगा फॉर हेल्थ। योगा अवार्ड 2017 जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, ये किसको दिया गया इस बार? तो ये दिया गया रामामणि अय्यर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट जो पूना में है, इसको दिया गया है इस बार का नेशनल योगा अवार्ड। योगा से रिलेटेड हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी योगा को प्रमोट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इस बार लेके आया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सेलिब्रेटिंग योगा। अगर हम बात करें तो दिसंबर 2016 यूनेस्को ने योगा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में जोड़ लिया था। ये एक कल्चरल हेरिटेज भी है हमारा, कल्चरल हेरिटेज नॉट ऑफ इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। इस बार मिसलेनियस में बड़े आगे तो हमारे पास इस बार मिसलेनियस में आपको बताने के लिए है एक इंडेक्स। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII।
जीआईआई की अगर हम बात करें तो जीआईआई वर्ष 2007 से दिया जा रहा है, यानी आज से 10 साल पहले से जीआईआई दिया जा रहा है। 10 years बिफोर यानी 2007 में इसे स्टार्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्रांस का एक बिजनेस स्कूल। यानी अगर हम बात करें तो फ्रांस में पेरिस में एक बिजनेस स्कूल है जिसका नाम है इनसीड, उसके द्वारा ये हर साल इंडेक्स दिया जाता है। सवाल यह है कि इस बार इंडेक्स में भारत की रैंक अगर हम देखें तो काफी हद तक इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 66, इस साल भारत की रैंक पहुंच गई है 60। हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है टॉप 3 कंट्रीज के बारे में भी जानना। ये टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इनोवेशन के इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन और नंबर 3 पे है नीदरलैंड। यहां मैं आपको बता दूं अगेन, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे नीदरलैंड, और इसी लिस्ट में अगर हम बात करें तो 60th नंबर पे यानी 60वें नंबर पे है भारत। इस बार की मिसलेनियस न्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास आपके लिए एक और न्यूज है खास। अगर हम देखें तो ये न्यूज डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आपको पेपर्स में देखने को मिल सकती है। ये न्यूज निकल के आ रही है कोची मेट्रो से। कोची मेट्रो यानी केएमआरसी यानी कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो कोची में जो मेट्रो स्टार्ट करी गई है वो डीएमआरसी के द्वारा ही बनाई गई है, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ही कोची में करी। ये 8वां प्लान है मेट्रो का जो वहां लाया गया, यानी 8th प्लान। सवाल यह है कि ये प्लान क्यों खास है, तो इसके काफी रीजन है। क्यों खास है, इसके एक एक रीजन को अगर हम देखें तो मैं आपको पहले उससे बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली कोची मेट्रो को इनॉग्रेट किया है। कोची मेट्रो की अगर हम बात करें तो केरला में इनलैंड वाटरवेज बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन अब उसके बाद मेट्रो जैसी चीज भी कहीं ना कहीं काफी फेमस होगी। 25 किलोमीटर के स्ट्रेच को ये पूरा कवर करेगी, हालांकि इसमें से 13.2 किलोमीटर के स्ट्रेच को ही अभी स्टार्ट किया गया। अब सवाल ये निकल के आता है कि आने वाले दिनों में, यानी अगर 13 किलोमीटर की स्ट्रेच की बात करें तो इसमें कितने स्टेशन हैं, तो 11 स्टेशन मैं आपको बता दूं 11 स्टेशन। खास बात क्या है कि इसमें चलने वाले जितने भी मेट्रो कोचेज होंगे, इन सारे मेट्रो कोचेज में वाईफाई है और जितने भी स्टेशन है उन सब पे भी वाईफाई है। नॉट ओनली दिस, टेक्नोलॉजी वाइज ये काफी अपडेटेड है, यानी इसमें अगर हम दूसरा पॉइंट कहें तो टेक्नोलॉजी वाइज काफी अपडेटेड इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इस जगह कहें तो स्टेशंस में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो नॉर्मल टेक्निक डीएमआरसी इस्तेमाल करता था वो यहां नहीं है। यहां जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, यानी सिग्नल पे इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। इससे होगा क्या, अगर हम बात करें तो इससे अगर हम देखें तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी स्टेशन पे बढ़ सकती है और इसके साथ साथ एरर्स को कम किया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, मैं आपको बता दूं ये पहला ऐसा रेल प्रोजेक्ट है जिसमें 35% ऑफ द पावर जो बनेगी, यानी 35% जो टोटल जो बिजली की लागत है उसमें 35% बिजली सोलर एनर्जी के थ्रू बनाई जा रही है। जी हाँ, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, इसे आप स्टार बना के नोट भी कर लीजिएगा। 35% ऑफ द पावर जो बनाई जा रही है दैट इज फ्रॉम दी सोलर एनर्जी। फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर एनर्जी के थ्रू कहीं ना कहीं बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ हमारे पास और क्या खास बात है, तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब को रिजर्व किया गया। यही नहीं, 1000 से अधिक महिलाएं इसमें ऑलरेडी रिक्रूट हो चुकी हैं और ये महिलाएं आने वाले दिनों में कोची मेट्रो में सर्व करेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें एक और चीज खास है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज में कनेक्ट करने के लिए जो बोट सर्विसेज हैं वो भी इसके साथ, मतलब फीडर सर्विसेज जैसे डीएमआरसी के साथ चल रही है वैसे बोट सर्विसेज भी फीडर सर्विसेज की तरह वहां काम करेगी। इसके लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सिंगल टिकट से आप ट्रेवल कर पाओगे। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, तो दो चीज खास बात मैं यहाँ और ऐड करूंगा। इस प्रोजेक्ट पे लागत कितनी लगी, तो 5180 करोड़ की लागत लगी है। और अगर हम बात करें क्यों लगी है, थोड़ी सी लागत ज्यादा लग रही है, तो ये लागत मैं आपको बता दूं कि इसलिए लगी है क्योंकि बहुत ही कम समय में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया, यानी मात्र 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट रन करने की कहीं ना कहीं कंडीशन में आ गया, इसे स्टार्ट कर दिया गया। तो कम समय में बहुत तेजी से काम किया गया, इसलिए थोड़ी सी लागत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है जो एक्सपेक्टेड लागत थी। और इसके साथ साथ जो थीम है, यानी स्टेशन की जो थीम है वो किस पे बेस्ड है, तो मैरीटाइम हिस्ट्री या वेस्टर्न घाट्स पे ये क्या है, बेस्ड है। So that brings us to the end of this show. I hope सबको समझ में आया होगा। हमने बहुत कोशिश करी है कि हम अपने जितने भी मैटर को दें उसे बहुत आसान से दें। आप लोगों ने एमसीक्यूज भी देख रहे हैं, एमसीक्यूज को करने की कोशिश भी करी है और नो डाउट हमें इससे रिलेटेड कमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगला एपिसोड आपको जल्द ही मिलेगा। वादा करते हैं बहुत जल्द आपको दोबारा मिलेंगे कुछ नई न्यूज के साथ। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूंगा डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम।
तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड लक।